हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 अगस्त 2026 संडे यानी रविवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं शांतनु सनवाल ये सीरीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आया हूँ और आज बेसिकली हालांकि वैसे तो संडे है, लेकिन हम लोगों ने कल के दो आर्टिकल्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो वो ये दो आर्टिकल्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, कल के न्यूज़पेपर यानी कि 15 अगस्त के उससे। और आज पहले थोड़ा सा आज का जो फ्रंट पेज है न्यूज़पेपर का वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर आर्टिकल्स पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है और यहाँ पर बेसिकली जैसा कि आपको मतलब सबको पता ही है, और कल 15 अगस्त का दिन था, हमारे देश की आज़ादी का दिन था। तो लाल किले से जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का जो देश के नाम संबोधन आप कह सकते हैं वो यहाँ पर हुआ है। और इस बार का जो संबोधन था उसमें बेसिकली युवा को लेकर, है ना, यूथ को लेकर जो है वो काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है, वही विकसित भारत 2047 की बात की गई है कि यूथ जो है मतलब वो उसमें एक महत्व भूमिका निभाएगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इस पूरी की पूरी ये जो डेवलपमेंट की जो जर्नी है, ठीक है, इसका जो मेन लाभार्थी या मुख्य जो लाभार्थी होंगे, जो मेन बेनिफिशियरीज होंगे, वो भी कौन होंगे? युवा ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली युवाओं के लिए ये कहा गया है कि मतलब एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी, इस तरीके की बातें की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह है उसकी कोचिंग कराई जाएगी फ्री में बच्चों को। ठीक है, 1 करोड़ युवाओं को जो है वो एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ जो 2036 का ओलंपिक होना है ना, उसको लेकर टैलेंट हंट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेन बात यहाँ पर यही थी। और इसमें यहाँ पर लिखा भी गया है कि जंतर मंतर इको एट रेड फोर्ट, मतलब जो जंतर मंतर में अभी पूरा का पूरा जो यूथ का जो मतलब जेंजीज का जो एक तरीके से ये हुआ था, पूरा का पूरा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो उस चीज़ को लेकर जो है वो लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण या जो अभिवादन होता है देश को, ठीक है, संबोधन जो होता है जिसको संबोधन कह सकते हैं, उसमें ये बातें हमें देखने को मिली हैं। तो युवाओं के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो बाकी तो इसमें ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं थी, बट ठीक है, इतना मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। बाकी अब हम लोग जो कल के न्यूज़पेपर में से दो आर्टिकल्स हैं वो कवर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद उसके बेस पर क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये वो दो आर्टिकल हैं जो हमें कल के न्यूज़पेपर से कवर करने थे, है ना। और बेसिकली ये दो आर्टिकल्स हैं एक्सप्लेन पेज के। तो इन आर्टिकल्स पर चलेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद इन सेशन से मिल रही है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमें भी हेल्प होगी। एंड वी रियली नीड योर हेल्प, और हमें आपकी हेल्प की जो है वो ज़रूरत है, सो दैट कि हम इन सेशंस को लंबे समय तक चला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दिया गया है, इसका यूज़ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतना आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है इस आर्टिकल पर आते हैं। और ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि जो फूड प्राइसेस हैं, ठीक है, कि दुनिया में जो खाने की सामान की वस्तुएं हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनको लेकर खतरा है। और इसके पीछे दो कारण बताए गए हैं। एक तो वेदर है, ठीक है, वेदर अभी कैसे जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बात की जा रही है कि एक वॉर जो दोबारा से शुरू हो रहा है या रिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब ये वॉर जो है ये वेस्ट एशिया का वॉर नहीं है, ठीक है ना। ये वॉर जो है वो वेस्ट एशिया का वॉर यानी कि जो ईरान, इसराइल और यूएस को लेकर जो वॉर चल रहा है ये वो वॉर नहीं है। ये बेसिकली वॉर की बात हो रही है, दैट इज रशिया और यूक्रेन का। ठीक है, और ये वॉर जो है ये वैसे तो इस वॉर को अब मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, 2022 में ये वॉर की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी जो है रिसेंटली यानी कि लास्ट मंथ अगर हम बात करें तो इस वॉर में एक मतलब आप कह सकते हैं कि नया मोड़ आया है। ठीक है, ये वॉर जो है वो अचानक से तेज़ी से बढ़ गया है, तो इसको लेकर इश्यूज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसको हम समझेंगे और थोड़ा सा जो ये रीजन आपको दिया हुआ है मैप में दिखाया गया है, इस रीजन को थोड़ा सा हम लोग जोग्राफिकली भी समझेंगे, क्योंकि इस रीजन का फिर से जिक्र है तो यहाँ से फिर से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही चीज़ों की वजह से, है ना, एक तो वेदर की वजह से यानी कि मौसम की वजह से आप कह सकते हैं, और दूसरा वॉर की वजह से। लेकिन वॉर मैंने आपको बताया, और वेदर ये कहाँ का है बताया जा रहा है, यूरोप का। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूरोप में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स, ठीक है, उस तरीके के इवेंट देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीजंस है वो हमने समझे थे, है ना। तो वेदर बेसिकली यूरोप का, और जो ये वॉर है दैट इज रशिया और यूक्रेन का वॉर। ठीक है, देन द वेस्ट एशिया, मतलब वेस्ट एशिया की बात, वेस्ट एशिया की वजह से तो इश्यूज नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इस आर्टिकल का फोकस जो है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर पर है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंटरनेशनल फूड प्राइसेस हैं
उनके ऊपर एक प्रेशर, एक अपवर्ड प्रेशर, मतलब द प्राइसेस आर राइजिंग, उस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब कुछ दिनों पहले यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से एक मैसिव ड्रोन स्ट्राइक किया गया और इससे रशिया के दो सबसे बड़े ग्रेन एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ब्लैक सी पोर्ट में ऑफ नोवोरोयिस्क, यहाँ पर बेसिकली जो है वो इन्होंने हमला किया है। ठीक है, और ये जो हमला था इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, तो इसकी वजह से इन दोनों टर्मिनल से जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर सस्पेंड हो गए हैं। और ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनकी जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, ठीक है, वो सालाना कितनी है, पर ईयर 16, लगभग आप कह सकते हैं कि 16 मिलियन टन्स के आसपास की इनकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी है। ठीक है, और अगर ऐसे टर्मिनल जो है वो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऑपरेशंस जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर यही लिखा गया है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो दोबारा से हीट अप हो रहा है, मतलब इस वॉर में जो है वो एक रिन्यूअल देखने को मिल रहा है। मिड जुलाई से, यानी कि जुलाई के मध्य से यूक्रेन ने जो है वो ग्रेन वेसल्स के ऊपर, ठीक है, ग्रेन वेसल्स का मतलब है ऐसे शिप्स जो ग्रेन्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स वगैरह कैरी कर रहे हैं, या जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो पोर्ट्स वगैरह हैं, जो इस तरीके के टर्मिनल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। और जो पोर्ट्स वगैरह हैं ऑन द सी ऑफ अजोव, ठीक है, सी ऑफ अजोव के जो पोर्ट्स हैं, और जो कर्च स्ट्रेट बेसिकली आपको पता है कि जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है। यही मैं आपको मैप की बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको मैप में देखें, दिस इज बेसिकली योर सी ऑफ अजोव। ठीक है, और यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ऑफ रशिया, दैट इज रोस्टोव ऑन डॉन हो गया, या फिर ये तैगंगरोग हो गया, ये बेसिकली सी ऑफ अजोव के पोर्ट्स हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो दिस इज योर ब्लैक सी, ये है काला सागर, और इसके बीच का ये जो स्ट्रेट है, ठीक है, दिस इज योर कर्च स्ट्रेट। तो ये भी याद रखिएगा कि कर्च स्ट्रेट्स यू कैन से कनेक्ट्स सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी। और कर्च ऑफ स्ट्रेट जो है वो जिन दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, वो एक तो रशिया है, मेन लैंड रशिया, और उसके साथ ये वाला जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आइलैंड है, ठीक है, मतलब आइलैंड तो नहीं कहेंगे इसको, हम एक पार्ट कह सकते हैं, दिस इज योर क्रीमिया। ठीक है, इसको वैसे क्रीमियन पेनिनसुला कहा जाता है, जैसे क्रीमियन पेनिनसुला, और ये वैसे तो मतलब ऑफिशियली तो ये यूक्रेन का पार्ट है, बट इसको पिछले कई वर्षों से जो है वो रशिया ने अनेक्स किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जो कर्च स्ट्रेट है वो रशिया मेनलैंड और जो क्रीमियन पेनिनसुला है इनको सेपरेट करता है, और आप जिन वाटर बॉडीज को ये जोड़ता है, ज्वाइन करता है, वो आप कह सकते हैं सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये चाहे सी ऑफ अजोव के जो पोर्ट्स हैं, दैट इज टैगेनरोग और रोस्टोव ऑन डॉन, ये दोनों रशिया के पोर्ट्स हैं। ठीक है, इनको भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब इनके ऊपर भी यूक्रेन ने जो है वो अटैक किया है। और या फिर जो इधर कर्च स्ट्रेट के इधर जो ब्लैक सी का एक ये है नोवोरोयिस्क, जो बेसिकली रशिया के दो सबसे बड़े ये थे टर्मिनल्स, वो यहीं पर है, इनके ऊपर भी हमला किया है। समझ गए बात। ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मैप भी इंपॉर्टेंट है। तो these have significantly restricted movement of Russian agricultural produce through the ports such as Rostov-on-Don, Taganrog, Taman, Kavkaz and now Novorossiysk। तो इन हमलों की वजह से, इन अटैक्स की वजह से जो रशिया कर रहा है, इनकी वजह से क्या है कि जो रशिया का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो इन पोर्ट्स के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि यूक्रेन के अटैक की वजह से रशिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। और वहीं अगर हम इसके जस्ट मतलब रिटेलिएशन में बात करें तो रशिया ने जो है वो भी यूक्रेन की पोर्ट फैसिलिटीज और वेसल ऑपरेशंस अराउंड द ग्रेटर ओडेसा रीजन, ये बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला, दिस इज योर ओडेसा रीजन। ओडेसा रीजन में आपको जो है वो यूक्रेन के कुछ पोर्ट्स मिल जाएंगे, दैट इज पिवडेनी, ओडेसा, है ना, चोर्नोमॉस्क, ये सारे के सारे यूक्रेन के पोर्ट्स है। तो इनके ऊपर रशिया जो है उसने भी अटैक किया है। समझ गए बात। तो दिस शिपिंग हब ऑन द ब्लैक सी कोस्ट कंप्राइजिंग 3 डीप वाटर पोर्ट्स ऑफ ओडेसा, चोर्नोमॉस्क एंड पिडडेनवी, जिसको पहले यूज नहीं कहा जाता था, ये लगभग यूक्रेन का 90% ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो यूक्रेन का इन्हीं 3 डीप वाटर पोर्ट्स के थ्रू होता था। अब इनके ऊपर रशिया जो है वो हमला कर रहा है, तो यूक्रेन का एक्सपोर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, तो यूक्रेन का एक्सपोर्ट पर अफेक्ट हो रहा है, और वहीं यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर हमला कर रहा है, तो रशिया का एक्सपोर्ट भी जो है वो भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये लिखा है कि एक तो ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हॉस्टिलिटीज चल रही है, मतलब ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है लास्ट मंथ से, है ना, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन में जो यूरोप का रीजन है वहाँ पर एक्सेसिव हीट और ड्राई वेदर की कंडीशन बनी हुई है ना, ये हमने कुछ दिनों पहले बात किया था, बल्कि 2 आर्टिकल डिस्कस किए थे इसको लेकर हमने रिसेंटली। अब यहाँ पर कुछ यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है
उसने ये प्रोजेक्शन दिया है कि यूरोपियन यूनियन का जो वीट प्रोडक्शन है, ठीक है, वो 2025-26 में अगर हम बात करें तो मतलब इस साल जो है वो 2025-26 के कंपैरिजन में 7.5% कम हो सकता है, ठीक है। और जो कॉर्न यानी कि मेज का जो आउटपुट है वो भी गिरने की उम्मीद है, ठीक है, 2 दशक के निचले स्तर पर पहुंचेगा। बार्ली, उसकी भी उम्मीद है कि गिरावट आएगी, है ना। मतलब ये एक तरीके से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 फैक्टर डिस्कस किए, ठीक है। ओट्स जो है ये भी डिक्रीज हो रहा है, राई भी डिस्कस हो रहा है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो 2 फैक्टर जो मैंने डिस्कस करे, एक तो बेसिकली ये है कि वेदर ड्राई होने की वजह से, है ना, वेदर ड्राई होने की वजह से या एक्सेसिव हीट होने की वजह से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका क्या है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि उनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के पोर्ट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, है ना। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्या है कि फूड प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक बेंचमार्क फूड प्राइस इंडेक्स आता है, ये बेसिकली 3.5 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर था जुलाई में। बेसिकली ये जो FAO का फूड प्राइस इंडेक्स आता है ना, ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि मतलब ग्लोबली जो फूड आइटम्स हैं उनके प्राइजेस क्या हैं। अगर ये इंडेक्स ऊपर है, मतलब हाई अगर ये इंडेक्स चल रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ग्लोबली जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो है वो महंगी हो रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लेटेस्ट यूक्रेन का हमला है ये नोवोरिस्क के ऊपर, और फॉलोड बाय रशिया ने जो हमला किया है यूक्रेन के लार्जेस्ट डेन्यूब पोर्ट ऑफ इस्माइल इन द साउथ वेस्टर्न ओडिशा बॉर्डरिंग रोमानिया अक्रॉस द रिवर, हैज ड्रिवन अप प्राइजेज ऑफ कॉर्न एंड व्हीट एट द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एक्सचेंज बाय 4 to 5%। तो मतलब इसी की वजह से क्या है कि ये जो कॉर्न के प्राइस हैं, है ना, मेज के प्राइस है, मक्का या गेहूं, इनके प्राइजेस जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनके प्राइजेस दिए हुए हैं, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट कंसेप्ट हमें समझना है कि यूएस से जो अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्राइजेस की, ठीक है, वो लगभग $321 प्रति टन चल रहा है, जो कि पिछले साल 235 था। सिमिलरली अगर हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन से जो ग्रेन आ रहा है उसका प्राइस बढ़ गया है, कनाडा से जो आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से जो आ रहा है, अर्जेंटीना से जो आ रहा है, मतलब हर देश से जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप के सीवियर समर की, तो 2 चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो रही है, ठीक है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना। और इन चीज़ों की वजह से ऑब्वियस ही बात है कि क्रॉप की अगर यील्ड कम हो रही है तो यूरोप को अपनी जो डोमेस्टिक आप कह सकते हैं डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा ग्रेन जो है वो इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है ये अभी थोड़ा सा एस्केलेट हो गया है ना, इसकी वजह से भी इशू आ रहा है। और सेकेंडली ऑल्सो मेंट लॉजिस्टिकल डिस्ट्रप्शंस टू द ब्लैक सी शिपिंग। और ये जो ब्लैक सी का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की लड़ाई चल रही है, तो इसलिए ब्लैक सी की जो शिपिंग है वो भी डिसरप्ट हो रखी है। लो रिवर वाटर लेवल्स कॉज्ड बाय ड्राउट limiting the possibility of alternate routes such as via the Danube and even affecting inland transportation to ports haven't helped either, ठीक है। क्योंकि अब देखो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है ना, सूखे के हालात बने हुए हैं, तो नदी में जो पानी का स्तर है वो भी कम है। तो इसकी वजह से अगर आप मान लीजिए सी रूट्स का नहीं यूज़ कर सकते, अगर आप नदी का यूज़ कर सकते, ठीक है, कोई ऑल्टरनेटिव रूट जैसे कि डेन्यूब नदी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते, या इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का रूट का इस्तेमाल कर सकते, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ये जो रीसेंट एस्केलेशन है इससे क्या हुआ है अगर हम उसकी बात करें, मतलब कितना एस्केलेशन हुआ है इस वॉर में, तो देखिए जुलाई के महीने में यूक्रेन ने जो है वो 57 अटैक्स किए हैं वेसल्स के ऊपर और 67 किए हैं पोर्ट फैसिलिटीज़ के ऊपर। और अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें 2025 में, पूरे के पूरे 2025 में सिर्फ 14 बार जो है वो शिप्स के ऊपर अटैक किया गया है ना। तो 2014 के कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं कि इस साल सिर्फ जुलाई के महीने में कितना ज़्यादा जो है वो अटैक हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वॉर कितनी ज़्यादा एस्केलेट हो गई है। अब फिर से ये जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका डेटा ये बताता है कि रशिया और यूक्रेन जो है दे हैड अ कंबाइंड 27.4% शेयर ऑफ ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट्स, कि 2025-26 में इन दोनों देशों ने मिलकर पूरे दुनिया का लगभग आप कह सकते हैं कि 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 27% के आसपास जो है वो क्या किया है, व्हीट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें बार्ले की, कॉर्न की और सनफ्लावर ऑयल की, तो उसमें इनका शेयर जो है वो इतना है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शेयर है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये लिखी गई है कि वाइल देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन और सनफ्लावर सीड इन दी आइदर कंट्री, दोनों देशों में प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चाहे आप ग्रेन्स की बात कर लीजिए, चाहे सनफ्लावर सीड की बात कर लीजिए, वहाँ पर प्रोडक्शन कम नहीं है। प्रॉब्लम ये है द क्राइसिस इज अबाउट शिपिंग आउट द प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन तो वहाँ पर हो रहा है लेकिन वो उसको बाहर कैसे निकालें, एक्सपोर्ट कैसे करें,
क्योंकि जो एक्सपोर्ट रूट्स है वहां पर प्रॉब्लम हो रखी है ना, क्रॉस बॉर्डर मिसाइल चल रही हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो शिप ओनर और क्रू है वो अपने शिप्स ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मरना कौन चाहेगा, है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है खतरा ज़्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं, और वेसल कॉल्स जो है वो भी पोर्ट्स पर कम हो रही हैं, ठीक है। यूक्रेन की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने अपना फोरकास्ट ऑलरेडी इस बार ये बता दिया है कि 26-27 में जो उनका फार्म प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, वो 64.4 मिलियन टन से उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो प्रोजेक्शन कम कर दिया है कि 29.6 मिलियन टन ही होगा, ठीक है। और वीट का शिपमेंट उन्होंने बता दिया है कि 17.6 मिलियन टन उनका पहले प्रोजेक्शन था, अब उनका कहना है कि आधे से भी कम जो है वो वीट का एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो भी इनका सामान इंपोर्ट करते हैं उन सभी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, या फिर आप कहिए कि बुरी खबर है, ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा है कि रशिया जो है वो कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स को कंसिडर कर सकता है, दैट इंक्लूड पोर्ट्स ऑफ द बाल्टिक, कैस्पियन एंड फार ईस्ट सीज, और ओवरलैंड रेल लिंक्स, उनका इस्तेमाल वो कर सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे दो मोर देन 80% ऑफ इट्स ग्रेन एक्सपोर्ट्स गो थ्रू सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, लेकिन 80% से ज्यादा उसका जो एक्सपोर्ट है वो इसी सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के थ्रू होता है, कर्च स्ट्रेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो वो भले ही किसी ऑल्टरनेटिव रूट को कंसिडर कर भी ले तो उससे बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि फर्क है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये करंट अभी हमें सर्ज देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन की हॉस्टिलिटीज में, इसका इम्प्लीकेशन या असर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया कि एफएओ का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो ये इंडिकेट करता है, मतलब उसका जो लेवल है वो ये इंडिकेट करता है कि पूरे के पूरे दुनिया में जो फूड के प्राइजेज हैं, ठीक है, वो कैसे चल रहे हैं। तो ये जो है ये 2022 के मार्च में जिस समय ये वॉर शुरू हुआ था उस समय ये फूड प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद ये अर्ली 2023 तक 2023 तक प्राइजेज जो है वो ज़्यादा ही रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है फिर कुछ सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर्स बनाए गए ब्लैक सी में, है ना, यूएन ने उसको कुछ इनिशिएटिव, यूएस ने कुछ इनिशिएटिव उठाया यूएन ने, तो उसके बाद कुछ इस तरीके के मैरीटाइम कॉरिडोर्स बनाए गए, सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर्स, और उसके बाद जो है ये ग्रेन शिपमेंट जो है वो रिज्यूम हो सका, तब जाके प्राइसेस थोड़ा सा कम हुए। लेकिन अभी जब ये रशिया और यूक्रेन जो है वो फिर से फ्रेश वेव ऑफ स्ट्राइक्स लॉन्च कर रहे हैं वेसल्स के ऊपर या पोर्ट्स के ऊपर अलॉन्ग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिक शिपिंग लेन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला इशू है ना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला एरिया है वो बेसिकली हमारा जो ऑयल का ट्रेड है, पूरे दुनिया का जो ऑयल और गैस ट्रेड है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लैक सी और ये सी ऑफ अजोव या जो कर्च स्ट्रेट वाला रूट है ये बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कंटिन्यूड ब्लॉकेज चल रहा है उससे जो प्रॉब्लम्स हैं ये उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ समस्या यूरोप में हीट वेव्स की भी है, उसकी वजह से प्रोडक्शन वहाँ पर इफेक्टेड है। और अभी तो एक और समस्या है जो चल रही है और जो और ज़्यादा आने वाले महीनों में पीक करने वाली है, दैट इज एल नीनो की। तो ये सारी समस्याएं जो है वो आने वाले समय में प्राइजेस जो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह लिखा गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसने अपना ध्यान, मतलब पूरी दुनिया का ध्यान और इंडिया का ध्यान जो है वो इस साल ज़्यादा चर्चा में रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, है ना। मतलब जब से 28 फरवरी से हम लोगों ने देखा है कि यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो चर्चा में बना ही हुआ है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो खैर आप लोग तो यूपीएससी या कम्पिटेटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले से सुना होगा, बट एक जनरल पब्लिक ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम इससे पहले कभी सुना भी नहीं था, ठीक है। बट अब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। अब आए दिन इसकी खबरें आती रहती हैं। तो जो ये दूसरा चोक पॉइंट है दैट इज ब्लैक सी, द सी ऑफ अजोव एंड कर्च स्ट्रेट मे मैटर नो लेस इन द कमिंग डेज, तो आने वाले दिनों में ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये दो रीजन्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम्स में जहाँ पर भी आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है या कहीं पर ज्योग्राफी पूछी जाती है तो वहाँ पर इन दोनों रीजन्स को आप लोग बड़े स्पेसिफिकली ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है तो किन दो वाटर बॉडीज को अलग करता है, ठीक है, मतलब किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, किन दो लैंड मासेस को अलग करता है। सिमिलरली कर्च स्ट्रेट मैंने आपको बता ही दिया है ना, आपका रशियन मेनलैंड और जो क्रीमियन पेनिनसुला है उसको अलग करता है, या फिर आपका सी ऑफ अजोव या ब्लैक सी को जो है वो जोड़ता है, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको जरूर आप लोग जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। क्लियर है बात? चलिए, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और आर्टिकल देखते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इसके मतलब रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। खासकर आजकल
यूपीएससी जिस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, लगता है हमें कि वो क्वेश्चन जो है वो GS2 पॉलिटी से रिलेटेड है, बट लेकिन फिर भी हमारी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक रीडिंग होती है पॉलिटी की, उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर भी है, जुडिशरी से रिलेटेड आप कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, देखिए अब ये मामला क्या है, तो यहाँ पर थर्सडे का ये मामला है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल्स को ये डायरेक्शन दिए, ये निर्देश दिए कि अभी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका नाम है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को ये निर्देश दिए कि जो अभी करंट 2026 के बैच के जो ग्रेजुएट्स होंगे ऑफ द नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, उनको जो है वो क्या करें, एनरोल ना करें। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ। देखो जो भी लॉ की पढ़ाई कर रहा है ना, जो भी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, उसको जब अपनी डिग्री मिलती है, आफ्टर दैट ही इज कॉल्ड अ लॉयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है ना, बीटेक कर रहा है या बीई कर रहा है, तो उसको डिग्री मिलने के बाद ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, बाई डिग्री। तो सिमिलरली जो भी व्यक्ति LLB वगैरह कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो जब उसकी डिग्री पूरी होगी तो ही इज कॉल्ड अ लॉयर। बट अ लॉयर कैन नॉट प्रैक्टिस इन द कोर्ट। ठीक है, ये लॉयर जो है वो कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको जो है वो बार काउंसिल्स में एनरोल करना पड़ता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना, अभी आगे बताऊंगा। स्टेट बार काउंसिल्स में, यानी कि स्टेट के बार काउंसिल में जाके वो एनरोल करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो व्यक्ति है, इसीलिए जो डिफरेंस है बिटवीन दी लॉयर एंड दी एडवोकेट, लॉयर इज अ पर्सन हु हैज यू कैन से कंप्लीटेड द कोर्स और हु हैज अर्न द डिग्री ऑफ लॉ। ठीक है, वो लॉयर है। बट अगर आपको एडवोकेट बनना है, अगर आपको कोर्ट में जाके केसेस लड़ने हैं, ठीक है, कोर्ट में जाके अगर आपको केसेस लड़ने हैं, तो उससे क्या करना होगा, उसके लिए आपको एडवोकेट बनना होगा, बार काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने यही लिखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल्स को यह निर्देश दिया है कि जो भी अभी 2026 का जो बैच निकलेगा, जो ग्रेजुएट्स निकलेंगे नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, उनको आप एनरोल ना करें। ठीक है, अब ऐसा उसने क्यों कहा है, क्योंकि ये जो नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, ठीक है, उसने बेसिकली अपने कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत को जो है वो इनवाइट किया था। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया वहां के स्टूडेंट्स ने, इसीलिए ये चीज कही गई। ठीक है, लेकिन जब ये फैसला, मतलब ये जब निर्देश दिए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना ये जो ऑर्डर है वो विड्रॉ कर लिया और इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंस या एपिसोड हुआ, इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, सवाल ये खड़े होते हैं कि जो 1961 का एडवोकेट्स एक्ट है, उसके अंतर्गत BCI दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक्चुअल में क्या पावर्स हैं। ठीक है, कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट काउंसिल्स को ये बोल सकता है या ये निर्देश दे सकता है कि आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का, पर्टिकुलर ईयर के ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट ना करें। ठीक है, तो क्या उसके पास ये पावर है या नहीं है, ये हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा इशू क्या है, कि ये पूरा का पूरा मामला तब शुरू होता है जब 450 स्टूडेंट्स, लगभग 450 स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के, नालसर यूनिवर्सिटी के, इन्होंने विरोध किया टू द CGI अटेंडिंग देयर कॉन्वोकेशन एज चीफ गेस्ट, कि इनका जो कॉन्वोकेशन होता है, उसमें कॉन्वोकेशन मतलब वो होता है जहां पर डिग्रीज बांटी जाती है ना, पता होगा आप लोगों को भी, आप लोगों ने भी अटेंड किया होगा। तो कॉन्वोकेशन में मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट के रूप में CGI को बुलाया गया, तो उसका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स ने, लगभग 450 स्टूडेंट्स ने, तो BCI ने तभी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने स्टेट बार काउंसिल्स को ये लिखा कि इस बैच के किसी भी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट जो है वो नहीं करना है। ठीक है, साइटिंग एन इंक्वायरी इट वांटेड टू रन अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन अगेंस्ट द CGI। तो उनका ये कहना था कि ये बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था और इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी, तो इसलिए आप इनका एनरोलमेंट ना करें। ठीक है, लेकिन ये दिन में ये फैसला आया, मतलब ये ऑर्डर आया, लेकिन शाम होते होते जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है दैट इज मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने जो है वो अपना रुख बदल लिया और उनका ये कहना है कि काउंसिल जो है वो इस बात से संतुष्ट है, सहमत है कि इस बैच का कोई भी रोल नहीं था इस प्रकार के किसी भी डिस्टर्बेंस या मूवमेंट में। ठीक है, और उन्होंने इस मामले को जो है वो बंद कर दिया। फिर इसको लेकर शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, CGI का ये कहना था, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने खुद ये कहा कि स्टूडेंट्स के पास ये अधिकार है प्रोटेस्ट करने का।
ठीक है, स्टूडेंट्स के पास ये अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन है वो एब्सोल्युटली अननेसेसरी है। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट्स का भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको सीजीआई ने भी सपोर्ट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हम आगे की बात समझेंगे। ये तो एक तरीके से अभी तक हम कंटेक्स्ट ही समझ रहे थे, अब हम जो मेन बात थी कि बीसीआई की पावर्स क्या है, उसके क्या उसके पास अथॉरिटीज़ हैं वो समझेंगे। ठीक है, देखो जो बीसीआई के रूल्स हैं, बीसीआई मतलब ध्यान रखिएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके जो रूल्स हैं दैट कंटेन मैकेनिज्म्स दैट अलाउ अर्जेंट डिसीजंस टू बी टेकन क्विकली। ठीक है, मतलब उसमें इस तरीके के मैकेनिज्म्स हैं कि कोई भी अर्जेंट डिसीजन है वो कैसे लिया जा सकता है। ऑर्डिनरीली जो क्या होता है, मतलब आमतौर पर जो ये काउंसिल है दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो मिलता है, मतलब उसके जो मेंबर्स वगैरह हैं उनको नोटिस दिया जाता है और उसके बाद उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कभी किसी चीज़ की अर्जेंसी है, ठीक है, तो फिर शॉर्ट नोटिस में भी जो है वो मीटिंग करी जा सकती है। एक तो ये तरीका है। उसके बाद एक और फास्टर रूट भी है, और वो ये है कि सर्कुलेशन से भी डिसीजन किया जा सकता है, यानी कि मीटिंग बुलाने के बजाय एक प्रपोजल जो है वो सर्कुलेट किया जा सकता है उसके मेंबर्स के बीच में, और एक्टेड अपॉन वंस द रिक्वायर्ड अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो है अगर मेंबर्स का अप्रूवल मिल गया तो उस एक्शन के मतलब उस आप कह सकते हैं कि प्रपोजल के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू लेटर कंफर्मेशन बाय द काउंसिल, तो फिर उसके काउंसिल्स का बाद में कंफर्मेशन जो है वो लिया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो चेयरमैन है उनके पास कुछ लिमिटेड इंडिपेंडेंट पावर्स भी हैं। जो रूल 18 है वो कहता है कि चेयरमैन टू पास एंटरिम ऑर्डर्स इन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द काउंसिल सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जो काउंसिल का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है उससे संबंधित अगर किसी मैटर में जो चेयरमैन है उनके पास ये अधिकार है कि वो अंतरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर जो है इनको अंतरिम ऑर्डर कहा गया है, तो इसीलिए जब भी फिर दोबारा फुल बार काउंसिल की मीटिंग हो तो उस मीटिंग के दौरान, उस बैठक के दौरान इस अंतरिम ऑर्डर को जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर विड्रॉ भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मल रिव्यू प्रोविजन भी है। जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसका सेक्शन 448 ए ये कहता है कि बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या उसकी कोई भी कमिटीज एक्सेप्ट अ डिसिप्लिनरी कमिटी मे ऑफ इट्स ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर विद इन 60 डेज। ठीक है, कि उसकी कोई भी कमिटी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद जो है वो अपने किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकता है 60 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब देखो यहां पर मैंने फिर से बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एडवोकेट्स को एनरोल नहीं कर सकता। एडवोकेट्स एक्ट जो है उसमें 2 टियर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहला तो क्या है, स्टेट बार काउंसिल्स जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है, और सेक्शन 4 में दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 किसके हैं, दैट इज एडवोकेट्स एक्ट के। ठीक है, इसमें सेक्शन 7 में ये दिया गया है कि बीसीआई जो है दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके पास ये पावर है कि टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड एटिकेट्स फॉर एडवोकेट्स, कि एडवोकेट्स के लिए जो प्रोफेशनल कंडक्ट के स्टैंडर्ड है, जो एटिकेट्स के स्टैंडर्ड है वो ये बनाएगा। ठीक है, ये बार काउंसिल्स को, स्टेट बार काउंसिल्स को सुपरवाइज करेगा, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करेगा, और यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करेगा जिनकी लॉ डिग्रीज जो है वो एज एन मतलब आप कह सकते हैं कि जो लॉ कॉलेजेस हैं या जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनको ये मान्यता देता है। कौन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली बात लिखी गई है सेक्शन 7 ऑफ द एडवोकेट एक्ट में। और इसी का जो सेक्शन 49 है वो बेसिकली उसको ब्रॉड रूल मेकिंग पावर्स देता है, किसको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। ठीक है, बात समझ गए। लेकिन यहां पर ये चीज लिखी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है, कि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो है वो एक्चुअली नहीं है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो किसी पर्सन को एज एन एडवोकेट एनरोल कर सकता है। किसी भी लॉयर को, यानी कि जिसने लॉ ग्रेजुएट जो है उसको एज एन एडवोकेट एनरोल करने की पावर किसके पास है, स्टेट काउंसिल्स के पास, स्टेट बार काउंसिल्स के पास। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नहीं है। वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि दैट फंक्शन बिलोंग्स टू द स्टेट बार काउंसिल्स। ठीक है, सेक्शन 6 जो है वो लिस्ट करता है अमंगस्ट फंक्शंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल्स द पावर टू एडमिट पर्संस एज एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल। ठीक है, मतलब सेक्शन 6 में जो है वो स्टेट बार काउंसिल्स की पावर दी गई है, और उसमें एक पावर ये भी है कि एडवोकेट्स को, मतलब एज आप कह सकते हैं लॉयर को या लॉ ग्रेजुएट को एज एन एडवोकेट एनरोल करने की पावर किसके पास है, स्टेट बार काउंसिल के पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है और स्टेट बार काउंसिल के पास क्या पावर है। ठीक है ना, क्लियर है बात। देखिए अब लेकिन इसके बाद यहाँ पर यह भी दिया गया है
कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है दैट इज हाउएवर नॉट कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम द एनरोलमेंट प्रोसेस, कि एनरोलमेंट प्रोसेस से पूरी तरीके से वो कंप्लीटली एब्सेंट नहीं है। सेक्शन 26 जो है एडवोकेट एक्ट का, वो एक नैरो कार्व आउट, एक नैरो एक चीज बताता है। वो क्या है देखो, अगर स्टेट बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट कमेटी है वो प्रपोज करती है टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन, इट मस्ट रेफर द मैटर टू द बीसीआई अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स इन सपोर्ट ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द एप्लीकेशन। कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई लॉ ग्रेजुएट है, उसने अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया, एडवोकेट बनने के लिए, ठीक है, एडवोकेट के एनरोलमेंट के लिए, और मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल उसको जो है वो रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट करने के लिए जो स्टेट बार काउंसिल है वो उस मैटर को रेफर करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, ठीक है, और वो बेसिकली उसमें ये आधार भी बताएगा, ग्राउंड भी बताएगा कि किस आधार पर ये जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज की जा रही है। समझ गए बात। और सेक्शन 26(3) जो है वो रिक्वायर करता है स्टेट बार काउंसिल को टू डिस्पोज द एप्लीकेशन इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओपिनियन के बाद जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज करेगा, ठीक है, लेकिन वो यूनानिमसली नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्शन 26 है ये डील करता है विद इंडिविजुअल एप्लीकेशंस दैट स्टेट बार काउंसिल हैज ऑलरेडी प्रपोज टू रिजेक्ट, ठीक है। सेक्शन 26 बेसिकली किस बारे में डील करता है, कि जो एप्लीकेशन उसको करी गई है ना, जो अप्लाई किया गया है स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और अगर वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, वो इंडिविजुअल एप्लीकेशन को, वो उससे डील करता है। उसमें बेसिकली कहीं पूरे की पूरी जो ग्रेजुएटिंग क्लास है या कोई पूरा का पूरा जो ग्रेजुएटिंग बैच है उसके ऊपर आप एक ब्लैंकेट फ्रीज नहीं लगा सकते, ठीक है, कि पूरा का पूरा साल का जो ग्रेजुएशन होगा पूरा का पूरा बैच का, है ना, उसने अभी तो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है ना, या उसके पास आप कह सकते हैं अभी उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया और अप्लाई करने से पहले ही आप जो है वो इस तरीके का बैन लगा दें या एक ब्लैंकेट फ्रीज लगा दें, वो नहीं हो सकता, ठीक है ना, बात समझ गए। सेक्शन 26 में क्या दिया गया है, क्लियर है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि एडवोकेट एक्ट जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। सेक्शन 24 जो है वो बार करता है एनरोलमेंट ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ऑफेंसेस अंडर द अनटचेबिलिटी एक्ट और डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, ठीक है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 2 साल के बाद लैप्स हो जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो इस तरीके के किसी भी अपराध में शामिल है, चाहे वो मॉरल टर्पिट्यूड का कोई अपराध हो, ठीक है, या फिर अनटचेबिलिटी के अंदर कोई अपराध किया हो उसने, या वो सरकार से किसी और किसी आधार पर जो है वो डिसमिस हुआ हो, तो उसको आप एनरोल नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है वो 2 साल के अंदर खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कम्युनिकेशन आया थर्सडे को, उसमें ये एक्नॉलेज किया गया कि दैट इट वाज नॉट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 24 है, तो वो सेक्शन 24 के ए के अंतर्गत प्रोसीड नहीं कर रहा है, मतलब उन्होंने ये माना कि उस तरह का कोई ऑफेंस नहीं है। इंस्टेड इट सेड दैट अलाउइंग एनरोलमेंट व्हाइल अ इंक्वायरी वाज पेंडिंग इट कुड क्रिएट अ फेट कंप्लाई, ठीक है। तो मतलब इनका ये कहना था कि अगर हम मान लीजिए एनरोलमेंट अलाउ कर देते हैं और वो उस मामले में जो इंक्वायरी है वो चलती रहे, तो वो एक फेट कंप्लाई हो जाता। फेट कंप्लाई का मतलब है कि आपने चीज़ें कर दी, उसके बाद आप जस्ट जो है उसको बता रहे हैं, उस तरीके की चीज़ है ना। तो इवन व्हेन एनरोलमेंट इज डिनाइड द एक्ट बिल्ड्स इन चेक्स, ठीक है, जब भी एनरोलमेंट डिनाई किया जाता है तो उस एक्ट में, एडवोकेट एक्ट में कुछ चेक्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि क्या है कि सेक्शन 26 का जो सबसेक्शन 2 है उसमें यह कहा गया है कि स्टेट बार काउंसिल्स टू ले डाउन इट्स ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग एन एनरोल सबमेंट इन राइटिंग, कि अगर मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल्स के पास कोई एप्लीकेशन आती है और अगर वो उसको रिफ्यूज करता है, ठीक है, एनरोलमेंट अगर नहीं करता है, तो उसको लिखित आधार पर, ठीक है, राइटिंग में जो है ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन या ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल देने होंगे, ठीक है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रोल है वो सिर्फ तभी आएगा जब स्टेट काउंसिल जो है वो इस तरीके के डिनायल को प्रपोज करे, ठीक है। वेयर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव अ नेम ऑलरेडी ऑन द रोल फॉर ओवर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इट मस्ट फर्स्ट गिव दैट पर्सन अ हियरिंग। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑलरेडी जो है वो एनरोल्ड है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका नाम अगर किसी वजह से, कि मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई फॉल्स किया है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, कोई फ्रॉड वगैरह किया है, तो उस स्थिति में भी जो है उस व्यक्ति को पहले सुना जाना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर एक सीनियर एडवोकेट है दैट इज के मनन, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से ये कहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का क्रिटिसिज्म करना या कोई एजिटेशन करना ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जो हमें संविधान ने दिया है और ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो बीसीआई को, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको ये चीज़ विड्रॉ करनी होगी और अगर ऐसा विड्रॉ नहीं किया जाता है तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ भी एजिटेशन
होगा। ये मतलब जब वो उन्होंने फैसला वापस लिया उससे पहले की बात है। अब यहाँ पर जो बीसीआई की पावर्स है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पावर्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस है। तो बीसीआई रेगुलेट्स लीगल एजुकेशन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को रिकग्निशन देता है, मान्यता देता है, ठीक है, डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट काउंसिल्स को सुपरवाइज करता है, और एडवोकेट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये पावर जो है वो तभी शुरू होती है जब व्यक्ति प्रोफेशन में एंटर कर गया, इसीलिए लिखा गया है डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ओवर एडवोकेट्स। वो एडवोकेट तो तभी बनेगा व्यक्ति जब उसका एनरोलमेंट हो गया है ना। अब एडवोकेट एक्ट का जो चैप्टर 5 है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एडवोकेट्स उससे डील करता है। उसमें सेक्शन 35 टू 37 जो है वो बात करते हैं मिसकंडक्ट बाय एडवोकेट्स एंड अपील्स फ्रॉम द डिसिप्लिनरी ऑर्डर, ठीक है। दोज प्रोविजंस अप्लाई टू पर्सन ऑलरेडी एनरोल्ड ऑन अ स्टेट रोल, वही मैंने आपको बताया क्योंकि वो एडवोकेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, और एडवोकेट व्यक्ति तभी होगा जब वो ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुका है स्टेट रोल में। अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज नॉट येट बीन एनरोल्ड इज नॉट एन एडवोकेट, वही मैंने आपको बताया कि एक लॉ ग्रेजुएट है ना, उसके पास लॉ की डिग्री है, वो लॉयर कहलाएगा, बट वो एडवोकेट नहीं है क्योंकि वो एनरोल नहीं हुआ है। और डिसिप्लिनरी जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके के व्यक्ति के ऊपर, यानी कि जो एनरोल्ड ही नहीं है, जो एडवोकेट नहीं है, उसके ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। बात समझ गए आप। चलिए अब हम लोग जल्दी से जो है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं इन दोनों आर्टिकल्स के बेस पर। तो देखिए ये है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ग्लोबल फूड प्राइसेस, ठीक है, कि जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल फूड प्राइसेस के ऊपर, उसको लेकर बात कर रहे हैं। अ डिसरप्शन इन मैरीटाइम ट्रेड कैन इंक्रीज फूड प्राइसेस इवन व्हेन ग्लोबल फूड प्रोडक्शन रिमेन्स ब्रॉडली अनचेंज्ड, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि मैरीटाइम ट्रेड में कोई डिसरप्शन आता है तो उससे फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और तब भी बढ़ सकते हैं जब ग्लोबल फूड प्रोडक्शन जो है वो चेंज ना हुआ हो। दिस इज करेक्ट, ये अभी की स्थिति में हो रहा है कि रशिया और यूक्रेन में जो है वो फूड प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड डिस्टर्ब है तो इसलिए फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर है। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड वन सेज countries dependent on a particular maritime corridor are necessarily more vulnerable than countries that have no alternative land based trade routes। देखो कि कोई ऐसा देश या कोई ऐसे देश जो किसी पर्टिकुलर मैरीटाइम कॉरिडोर के ऊपर निर्भर हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कंपेयर टू दोज कंट्रीज जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव लैंड बेस्ड ट्रेड रूट्स नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लैंड बेस्ड ट्रेड रूट्स होने से भी आपकी वल्नरेबिलिटी कम नहीं होती है। जैसे रशिया को मैंने आपको बताया है ना कि रशिया के पास कुछ और लैंड रूट्स हैं, ठीक है, वो अपने जो लैंड के रेल लिंक्स हैं या उधर बाल्टिक सी वगैरह का यूज़ कर सकता है, लेकिन उससे फ़ायदा है नहीं क्योंकि उसका प्रोडक्शन, उसका जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ से बहुत कम होता है, तो इससे फ़ायदा नहीं है। तो सेकंड वन इज रॉन्ग। Third says higher insurance premiums and reduced availability of ships can contribute to an increase in the landed cost of agricultural commodities। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि खतरा ज़्यादा है तो इसलिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ज़्यादा है और शिप्स की अवेलेबिलिटी भी कम है, तो इसकी वजह से भी क्या है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की जो लैंडेड कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर इज बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू रशिया यूक्रेन रीजन्स सिग्निफिकेंस इन ग्लोबल फूड मार्केट्स, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के जो रीजन की सिग्निफिकेंस है ग्लोबल फूड मार्केट में उसको लेकर स्टेटमेंट दिया गया है। अ कंट्री कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल फूड प्राइसेस डिस्प्रोपोर्शनेटली टू इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इफ इट इज अ मेजर एक्सपोर्टर। यस, ऐसा वो कर सकता है क्योंकि अगर वो मेजर एक्सपोर्टर है तो वो अपने ग्लोबल फूड प्राइसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट कर सकता है। साइमल्टेनियस सप्लाई डिसरप्शंस इन मेजर एक्सपोर्टिंग रीजन्स कैन एम्पलीफाई ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी। यस, ये भी करेक्ट है कि अगर साइमल्टेनियसली सप्लाई डिसरप्शंस होता है मेजर एक्सपोर्टिंग रीजन्स में तो उससे ग्लोबल प्राइस की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। करेक्ट। A decline in exports from one region will always be fully compensated by increased exports from other producing regions in a short run। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट से ही मतलब नहीं है, हर देश के जो इंपोर्ट्स हैं वो भी फिक्स होते हैं कि आप किससे इंपोर्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको आज रशिया नहीं दे पा रहा है तो कल आपने ऑस्ट्रेलिया से खरीद लिया, है ना। शॉर्ट रन में वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो इसलिए शॉर्ट रन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लॉन्ग रन में आप अपने जो इंपोर्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते, तो इसलिए थर्ड वन इज रॉन्ग। तो 1 and 2 are correct, answer is A only. Next is with reference to the powers of Bar Council of India under the Advocates Act of 1961 consider the following statements। Bar Council of India can prescribe standards of professional conduct and etiquette for advocates। Yes, this is correct। The Bar Council of India can directly prevent the enrollment of a person as an advocate merely because it considers that person's conduct undesirable। No, डायरेक्टली तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकता, है ना। वो मैंने बताया कि स्टेट काउंसिल अगर जो है वो स्टेट बार काउंसिल अगर उसको रिफ्यूज़ करना चाहता है तो फिर वो मैटर को रेफर करता है टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। द पावर टू एनरोल एडवोकेट्स प्राइमरीली रेस्ट विद द स्टेट बार काउंसिल। यस, किसी भी लॉ ग्रेजुएट को या लॉयर को
एनरोल एज एन एडवोकेट करने की जो पावर है वो स्टेट बार काउंसिल के पास है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो दिस इज करेक्ट, आंसर इज 1 and 3, दैट इज ए अगेन। Last one says, consider the following situations. A law graduate has not yet been enrolled as an advocate and is suspected of misconduct. ठीक है, कि वो अभी लॉ ग्रेजुएट है, लॉयर है, लेकिन एज एन एडवोकेट वो अभी एनरोल नहीं हुआ है, लेकिन उस पर कुछ मिसकंडक्ट के सस्पेक्ट है वो। ठीक है, पहली चीज। एन एनरोल्ड एडवोकेट इज एक्यूज्ड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कोई एडवोकेट है, ऑलरेडी एनरोल्ड है, उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, दूसरा केस। तीसरा केस यह, स्टेट बार काउंसिल सीक्स टू रिमूव एन एडवोकेट्स नेम फ्रॉम द रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑन ग्राउंड सच एज फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन हो गई। विच ऑफ द अबव सिचुएशंस फॉल विद इन द डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एडवोकेट्स ऑलरेडी एनरोल्ड। तो पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले में ये ऑलरेडी एनरोल्ड है ही नहीं, हैज नॉट बीन एनरोल्ड, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क नहीं एप्लीकेबल है। बाकी दोनों में है, जो एनरोल्ड है उसके ऊपर भी, और अगर स्टेट बार काउंसिल जो है वो किसी एडवोकेट का नाम रोल से हटाना चाहे, मतलब ही इज ऑलरेडी एनरोल्ड, तो नाम अगर हटाना चाहे रोल से, तो उस केस में भी जो है वो डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क में आता है। तो आंसर विल बी 1 नहीं है, 2 and 3 होगा, दैट विल बी बी। क्लियर है बात? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस थे और ये आज का सेशन था। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी एंड वी विल बी एबल टू सस्टेन दीज सेशंस फॉर लॉन्गर टाइम। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी अपने सवाल हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप उसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। और बाकी हम लोग इसी तरीके से जब भी कोई आर्टिकल होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेली बेसिस पर आजकल आर्टिकल नहीं आ रहे तो हम लोग सेशन भी डेली नहीं ले पाते हैं, जिस दिन भी कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उसको ज़रूर कवर करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड अबाउट। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।